नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज का संसार में। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फ्रेंड्स। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं इल्तुतमिश के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, एक एक पॉइंट बताऊंगी, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो दोस्तों चलो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। इल्तुतमिश कौन था? इल्तुतमिश दिल्ली प्रशासन में शासन करने वाला दूसरे नंबर का शासक था। इल्तुतमिश से पहले किसका शासन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु असमय हो गई थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था फ्रेंड्स कि घोड़े से गिरने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो दोस्तों जैसे कि उसकी मौत अचानक से हुई थी, इसीलिए वो अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाया था। इसी वजह से उसकी मौत के पश्चात विवाद उत्पन्न हो गया कि शासन में कौन बैठेगा, किसका शासन रहेगा। जैसा कि उसके पुत्र था आराम शाह, जो अधिकारी थे, तुर्की अधिकारी थे, वो चाहते थे कि उसका पुत्र जो है वो गद्दी पर बैठे, लेकिन जो अन्य नागरिक थे और तुर्की सरदारों का जो गुट था वो नहीं चाहता था कि आराम शाह गद्दी पर बैठे। तो इन दोनों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। लेकिन गद्दी पर कौन बैठता है? आराम शाह बैठता है। और जो नागरिक और तुर्की सरदारों का गुट था वो उसे पसंद नहीं करते, इसीलिए वो इल्तुतमिश को निमंत्रण भेजते हैं कि वो आए और दिल्ली सल्तनत पर आकर शासन करें। इल्तुतमिश, जो उस समय बदायूं का सूबेदार था, वो दिल्ली में आता है और आराम शाह के साथ युद्ध करता है। और इस युद्ध में क्या कहते हैं, आराम शाह हार जाता है, उसे बंदी बना लिया जाता है और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरीके से इल्तुतमिश, जो एक इल्बरी वंश का था, वो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने लग जाता है। इल्तुतमिश को ही एक्चुअल में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव जरूर रखी थी, लेकिन इसको जो मजबूत बनाया, इसकी जो प्रशासनिक और शासनिक ढांचा था, उसको जिसने मजबूत बनाया और टिकाऊ बनाया वो था इल्तुतमिश। इसीलिए इल्तुतमिश को ही इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश का पूरा नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। उसके माता पिता मध्य एशिया के इल्बरी कबीले के तुर्क थे। दिल्ली सल्तनत में इल्बरी वंश का प्रमुख शासक था, उसी ने इल्बरी वंश की नींव रखी और तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उन शासकों में से था जिसने दिल्ली सल्तनत की नींव को मजबूत बनाया। इल्तुतमिश ने 1210 से 1236 तक शासन किया। इसका शासनकाल की अवधि कुल 26 वर्ष तक रही। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये अक्सर सवाल पूछा जाता है परीक्षा में कि कौन से शासक का शासनकाल कितना रहा और ये कब से कब तक रहा। जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा था 1206 से 1210 तक, कुल 4 वर्षों के लिए इसका शासनकाल रहा था। और इसका शासनकाल रहा 1210 से 1236 तक, कुल 26 वर्ष के लिए इसका शासनकाल रहा। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और गुलाम दोनों था, इसलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इसलिए कहा गया फ्रेंड्स, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। वो खुद एक गुलाम था और उसने आगे इसी गुलाम के रूप में रखा हुआ था, इसीलिए इसे गुलामों का गुलाम कहा गया कि एक गुलाम का दूसरा गुलाम। दिल्ली सल्तनत में बनने से पहले इल्तुतमिश बदायूं का सूबेदार था। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि पाने वाला वो पहला शासक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इससे पहले राजधानी क्या थी फ्रेंड्स? लाहौर थी। और इसने किसको राजधानी बनाया? दिल्ली को। और इल्तुतमिश दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक था। खोखरों के विरुद्ध इल्तुतमिश की कार्यकुशलता से प्रभावित होकर गौरी ने उसे अमीरुल उमरा नामक महत्वपूर्ण पद दिया हुआ था। इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और उसमें सुधार किया था। दोआब का अर्थ क्या होता है दोस्तों? दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। इसको सबसे पहले इल्तुतमिश ने ही समझा और उसने ही इसमें सुधार किए। इल्तुतमिश की कठिनाइयों के बारे में पढ़ते हैं आगे।
जो कि उसने शासन के दौरान फेस की। इल्तुतमिश जब गद्दी पे बैठता है तो बहुत सी तरह की कठिनाइयों का उसको सामना करना पड़ता है, क्योंकि उससे पहले जो शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक जी, वो असमय मर जाते हैं। असमय मरने की वजह से वो अपने उत्तराधिकारी का चयन नहीं कर पाते हैं मरने से पहले। इसी वजह से उनके मरने के पश्चात उत्तराधिकारी के लिए बहुत से विद्रोह उत्पन्न हो जाते हैं, जिसका सामना इल्तुतमिश को करना पड़ता है। लेकिन इल्तुतमिश इन सभी विद्रोहों को दबाने में सफल रहता है। इल्तुतमिश के समय में कुल्बी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में सरदार था, और मयूदजी, जो कि मोहम्मद गौरी के समय में सरदार था, इनका विद्रोह होता है। लेकिन इल्तुतमिश इन्हें दबाने में सफल रहता है और वो इन विद्रोही सरदारों पर विश्वास नहीं करता। इसीलिए वो अपना खुद का एक गुट बनाता है। वो 40 अमीर सरदारों का एक दल बनाता है, जिसका नाम उसने रखा तिरकान-ए-चहलगानी। इनको चरगान भी कहा जाता था, और ये इल्तुतमिश की शासन व्यवस्था में मदद करते थे। 1215 से 1217 के बीच में इल्तुतमिश के दो प्रबल प्रतिनिधि एल्दोज और नसीरुद्दीन कबाचा से संघर्ष करना पड़ा। 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश ने एल्दोज को पराजित कर दिया, और 1217 में इल्तुतमिश ने कबाचा से लाहौर को छीन लिया, और 1228 में उसने उच्च पर अधिकार कर कुबाचा से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने के लिए बोला, और अंत में कुबाचा ने सिंधु नदी में कूद जाता है और आत्महत्या कर लेता है। इस तरीके से उसने अपने दोनों ही, जो कि सबसे उसके प्रबल विरोधी रहे, उनका दमन कर दिया। अब शासन में उसका विद्रोह करने वाला कोई नहीं था। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ सिक्के भी चलवाए। वो पहला ऐसा तुर्क शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए। उसने चांदी के टका और तांबे के जीतर का प्रचलन किया। वो दिल्ली टकसाल की स्थापना कराई उसने। इसके अलावा इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल के नाम अंकित करवाने की परंपरा भी शुरू कर दी। सिक्कों पर इल्तुतमिश ने अपना उल्लेख खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में किया। इसके अलावा जब वह ग्वालियर विजय के बाद आता है तो उसने कई गौरवपूर्ण शब्द सिक्कों पर अंकित करवाए। उसने शक्तिशाली सुल्तान, साम्राज्य व धर्म का सूर्य, धर्मनिष्ठों के नायक के सहायक, ये सभी शब्द उसने सिक्कों पर अंकित करवाए। इल्तुतमिश ने अपने शासन के दौरान बहुत सी इमारतों का निर्माण भी करवाया। इसमें से सबसे पहले थी इल्तुतमिश ने पहला अपना जो मकबरा है वो तैयार करवाया। उसने अपना मकबरा दिल्ली में स्वयं का मकबरा खुद ही अपने मरने से पहले तैयार करवा लिया था। ये सब सीक्रेट शैली में बना हुआ भारत का पहला मकबरा है। कुतुब मीनार को भी इल्तुतमिश ने ही पूरा करवाया था, और अजमेर की मस्जिद का निर्माण भी इल्तुतमिश ने ही किया था। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। उसने सुल्तान गड्डी का निर्माण करवाया था। इल्तुतमिश ने बदायूं में हौज खास का निर्माण करवाया था। उसने दिल्ली में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो एक कक्षीय मकबरा है। इल्तुतमिश ने अपने शासन के दौरान बहुत से युद्ध लड़े। उसके समय में मंगोल के जो आक्रमण है वो भी काफ़ी बार हुए। इल्तुतमिश ही वो तुर्की राजा है जिसने मंगोल के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत को बचाए रखा। 1226 ईस्वी में बंगाल पर विजय पाकर उसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत का इक्ता यानी कि सूबा बनाया, और 1226 में ही उसने रणथंभौर को जीता और परमारों की राजधानी मंदौर पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश की सेना हशम-ए-कलब या कलब-ए-सुल्तानी कहलाती थी। इल्तुतमिश के काल में मंगोल ने चंगेज़ खां के नेतृत्व में भारत में आक्रमण किया। इल्तुतमिश के दरबार में कई विभूषित करने वाले विद्वान थे। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री निजामुल मुल्क जुनैदी था, जो कि प्रसिद्ध विद्वान था। इसके अलावा इल्तुतमिश के दरबारी लेखक का नाम मिन्हाज उस सिराज था। उसने प्रसिद्ध ग्रंथ तबकाते नासिर की रचना की थी। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में हो जाती है। किसी बीमारी की वजह से इल्तुतमिश की मौत हो जाती है। इल्तुतमिश के बाद
वो मरने से पहले ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करके जाता है। इल्तुतमिश बहुत ही कुशल और ज्ञानी था। उसने देखा कि जो उसके पुत्र थे वो इतने योग्य नहीं हैं, इसीलिए उसने अपनी पुत्री रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी पहले ही चुन लिया था। वो उस समय रज़िया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी चुनकर उसने एक हम कह सकते कि मिसाल कायम की थी, क्योंकि रज़िया सुल्तान उसकी पुत्री थी और उस समय में महिलाओं को इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी। इस वजह से भी इल्तुतमिश का जो करैक्टर है वो बहुत ही दिलचस्प बनाता है, उसके इस डिसीजन की वजह से उसके करैक्टर को। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी आने वाली वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।